अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स कितने प्रकार के होते हैं और वो क्या क्या हैं, उसके अंदर कितने आर्टिकल आएंगे, हम सबको वन बाय वन करके देखते जाएंगे। ठीक है, आज चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फंडामेंटल राइट आर द बेसिक ह्यूमन राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर गारंटीड टू ऑल सिटीजन। यानी ऐसे राइट्स जो कि अधिकार के रूप में हमें दिए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें मेंशन किया गया है। कहाँ मेंशन किया गया है? तो पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के अंदर फंडामेंटल राइट्स हमारे आते हैं। फंडामेंटल राइट किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। देखिए यहाँ लिखा है, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 7 फंडामेंटल राइट। जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद राइट टू प्रॉपर्टी जो एक फंडामेंटल राइट था, जो कि आर्टिकल 31 में मेंशन था, उसे हटा दिया गया और वो आर्टिकल 300A का हिस्सा बन गया, जो वो फंडामेंटल राइट नहीं रह गया, अब वो एक लीगल राइट है। अब कितने फंडामेंटल राइट बच गए? तो 6। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन? पहला, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। सेकंड है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 and 24। फोर्थ आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 and 30। एंड लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32। चलिए देख लेते हैं इन्हें बारी बारी। सबसे पहला राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। इसमें क्या बात किया गया है? समानता की बात की गई है कि सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। जैसे आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब क्या हुआ कि सबको समान अधिकार सभी चीज़ों में मिलने चाहिए। उसके लिए जो थोड़ा पीछे रह चुका है उसे थोड़ा प्रिविलेज भी मिलना चाहिए, क्योंकि हमें सबको बराबर स्थान पे लाकर खड़ा रखना है। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। रेस्ट आप देख लीजिएगा। आर्टिकल 15 जो है वो क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव किसके आधार पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 के सब पॉइंट है 1, 2 और 3, ये आप देख लीजिएगा, जिसमें थर्ड इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एजुकेशन फॉर वुमेन की बात की गई है। देख लेते हैं आर्टिकल 16 क्या है। आर्टिकल 16 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो भी जॉब निकाला जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या है? वो एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है। तो उन जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को प्राप्त होना चाहिए। मतलब क्या है कि किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसी में बात की गई है रिजर्वेशन का, जो हम अक्सर देख पाते हैं, और वैकेंसी और प्रमोशन की बात भी इसी में की गई है। रिजर्वेशन कैसे दिया गया है? 40% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया है, जो कि रिज़र्व है ही नहीं। रेस्ट अब रिज़र्व कैटेगरी कौन कौन से हैं? तो 10% EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रखा गया है। 27.5% जो है OBC के लिए है, 15% SC के लिए और 7.5% ST के लिए है। टोटल मैंने यहाँ एक एग्जांपल के रूप में 1000 अगर जॉब है तो वो कैसे कैसे करके डिस्ट्रीब्यूट होगा वो मैंने लिखा हुआ है, इससे आपको ये समझने में आसानी होगी। ठीक है, ये हो गया आपका आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 क्या होता है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये मैंने सिर्फ यहाँ पर मेंशन कर दिया है क्योंकि ये आपके बीएड के सिलेबस में नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए।
बात कर लेते हैं सेकंड फंडामेंटल राइट जो है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22 के बारे में। आर्टिकल 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल माना जाता है क्योंकि इसी में बात की गई है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच की। हम जो फ्रीडम है, कुछ भी कहने का अधिकार जो हमें दिया गया है, वो इसी में हमें मिलता है। इसे 6 भागों में बांटा गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबल, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब क्या हुआ, पहले में फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी हम कुछ भी कह सकें, फ्रीडम ऑफ असेंबल यानी एक साथ कहीं भी एकजुट हो सकें, लेकिन यहाँ केस क्या है कि कोई भी हथियार लेकर हम एकजुट नहीं हो सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का। फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी यानी देश भर में आने जाने का, इसलिए आप एक स्टेट को दूसरे स्टेट पार करते हैं तो आपको क्या कोई दिक्कत नहीं होती है, मोबिलिटी का आपको अधिकार है, राइट है। रेसिडेंस का यानी कोई भी कहीं भी बस सकता है, घर खरीद सकता है, वहाँ रह सकता है, ये अधिकार भी आपको फंडामेंटल राइट देता है। फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन यानी किसी भी प्रकार का कोई भी जॉब या प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ये अधिकार भी आपको दिया गया है। बात कर लेते हैं आर्टिकल 20 की, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये आपके सिलेबस में नहीं आता है, ये मेनली उन लोगों के लिए होता है जो कोई भी क्राइम करते हैं तो उनको भी कुछ फ्रीडम दिए गए हैं, तो उनके बारे में जिक्र किया गया है इसमें। आर्टिकल 21 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये क्या है कि जीने का अधिकार मिलना चाहिए, सबको होना चाहिए। इसमें राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है आर्टिकल 21 में। और आर्टिकल 21A जो है ये पहले फंडामेंटल राइट का हिस्सा नहीं था, बाद में इसे 86 अमेंडमेंट एक्ट दिसंबर 2002 में जोड़ा गया राइट टू एजुकेशन के तौर पे। तो इसमें यहीं से हम 6 to 14 ईयर एज के बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात करते हैं इसी आर्टिकल के दम पे। ये हो गया हमारा आर्टिकल 21A। आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यानी अगर आपको अरेस्ट किया जाए तो उसके भी आपको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि आपको अधिकार दिया जाता है कि बिना बताए आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, कारण बताना ज़रूरी होता है। दूसरा, आपको 48 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी होता है। दूसरा, आपको अपना लॉयर चुनने का अधिकार होता है। तो ये सब बातें हैं इसमें जो कि आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा क्योंकि सिलेबस में नहीं आता है। बात कर लेते हैं थर्ड फंडामेंटल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की, आर्टिकल 23 to 24। आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़। यहाँ चाइल्ड लेबर की बात की गई है आर्टिकल 24 के अंदर, ठीक है। फोर्थ फंडामेंटल राइट क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 से 28। 25 कहता है कि हम किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। 26 कहता है कि हम किसी भी रिलीजियस अफेयर में हिस्सा ले सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं उसको। 27 कहता है कि हम किसी भी प्रकार का टैक्स जो है वो उस रिलीजन पे नहीं लगेगा, हम उसके प्रमोशन के लिए पैसा डोनेट कर सकते हैं। आर्टिकल 28 जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। इसमें बात कही गई है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब कि हम एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हैं और उसमें क्या है, स्टेट का कोई भी रोल नहीं रहेगा, या क्या रोल रहेगा उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है आर्टिकल 1 to 3। अब इसके सब आर्टिकल्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं 5th नंबर फंडामेंटल राइट की, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 and 30। आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी माइनॉरिटीज़ के अधिकारों की बात करता है आर्टिकल 29। और आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री, यानी कि हर माइनॉरिटी को ये अधिकार है कि वो अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खड़ा कर सकता है। ये बात आर्टिकल 30 में की गई है, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं।
लास्ट आर्टिकल की बात कर लेते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32 टू 35। मेरे ख्याल से इसके बाद फीचर्स होंगे। आर्टिकल 32 जो है वो है रेमेडी फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्म्ड बाय पार्ट 3, यानी पार्ट 3 में जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स की बात की गए हैं उनको इन्फोर्स करना, यानी उनको लागू करने को लेकर ये आर्टिकल बनाया गया था। B.R. अम्बेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। क्यों? क्योंकि अगर आपके इन अधिकारों का हनन होता है तो आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपके केस के अनुसार आपको रिट जारी करके देगा। 5 तरीके के रिट हैं जो जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट: हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्वा वारंटो एंड सर्टेरियरी। तो ये 5 प्रकार के रिट्स जारी करके एक्शन लिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो। इसीलिए कोई आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं होगा, या होगा तो आप तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे। ये अधिकार आपको आर्टिकल 32 देता है। फीचर्स की बात कर लेते हैं। फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ फंडामेंटल राइट क्या है? तो फंडामेंटल राइट आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर लाइक द बैकबोन ऑफ द कंट्री। बिना फंडामेंटल राइट का एक कंट्री को चलाना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। पीपल कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर फंडामेंटल राइट का हनन हो तो हम तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बट ओनली इफ़ द अमेंडमेंट डज नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन यानी बदल सकते हैं, उसमें कुछ सुधार ला सकते हैं पार्लियामेंट के ज़रिए, लेकिन वो बेसिक फंडामेंटल राइट को तोड़ के नहीं, मतलब बेसिक फंडामेंटल राइट को किसी भी प्रकार से छेड़ा नहीं जा सकता है। फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो फंडामेंटल राइट क्या होता है? हट जाता है, सबका अधिकार क्या होता है? छीन लिया जाता है उस वक्त। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 जो है वो एक एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट कहलाता है, जो कि इमरजेंसी के दौरान भी आपका छीना नहीं जा सकता। आर्टिकल 20 क्या है? वो हो गया ऑफेंसेस को लेके। आर्टिकल 21 क्या है? वो हो गया आपका राइट टू लीव एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इन दोनों आर्टिकल को क्या होता है कि आपका छीना नहीं जा सकता। ये पहले नहीं था, ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाए जाने, नेशनल इमरजेंसी लगाए जाने के बाद ऐसा किया गया, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के दौरान आपके फंडामेंटल राइट छीनने के बाद आपके जीने का अधिकार भी छीन लिया जाए, ये सही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपके फीचर्स इंपॉर्टेंस, ये हो गया पूरा फंडामेंटल राइट्स। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हुआ है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पसंद आएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।